सभी को गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या, जय हिंद। आज का जो क्लास है पौधों और मानव में उत्सर्जन। पौधों और मानव उत्सर्जन कैसे होते हैं और कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ हैं, उनका क्या यूज है, उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सजीवों में जीवन बनाए रखने हेतु शरीर में सभी कोशिकाएं निरंतर कार्य करते हैं। कोशिकाओं का अधिकांश कार्य होता है जैव रासायनिक क्रियाओं के रूप में होता है। हमारे बॉडी में जो अधिकांश कार्य होते हैं वो किसके रूप में होते हैं? तो जैव रासायनिक क्रियाओं के रूप में होते हैं। कोशिकाओं में होने वाले समस्त रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित उसे क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाओं में जैविक रासायनिक क्रियाएं जो होती है उसको क्या बोलते हैं? उपापचय। और उपापचय के दौरान जो होता है हमारे बॉडी में जो है कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ का निर्माण होता है, तो कुछ दूसरी तरफ जो है हमारे शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ का निर्माण होता है, जो हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। उपापचय के दौरान शरीर में निर्मित हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थों को शरीर से निष्कासन करना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। उपापचय के दौरान जो निर्मित हमारा हानिकारक पदार्थ होता है या अनावश्यक पदार्थ होता है उसको निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। पोषक तथा श्वसन की तरह उत्सर्जन एक अनिवार्य जैविक क्रिया है। मतलब जिस तरह से हमारे लिए पोषण और श्वसन आवश्यकता होता है उसी तरह से हमारे लिए उत्सर्जन एक भी क्या है? उत्सर्जन करना एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। शरीर में कोशिकाओं में समस्त जैव रासायनिक क्रिया जो है वह जलीय माध्यम में ही संपन्न होती है। हमारे बॉडी में जितने कोशिकाएं में जो जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है? जलीय माध्यम में होती है। अतः शरीर में जल का संतुलन मात्रा होना अति आवश्यक है। इसलिए क्या कहते हैं? जल का जो संतुलन होना क्या है? बहुत अति आवश्यक है। शरीर के सजीवों के शरीर में जिस प्रक्रिया के द्वारा जल का संतुलन बना रहता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऑस्मोरेगुलेशन किसको बोलते हैं, तो शरीर में हमारे बॉडी में क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है जल का, इसी को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। कितना तक समझ में आ गया? सजीवों में शरीर में उत्सर्जित तथा ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया साथ साथ होती है। मतलब हमारे बॉडी में उत्सर्जन पदार्थ भी बनते हैं और हमारे जो है आपके जल का संतुलन भी क्या होता है? बना रहता है। तो ऑस्मोरेगुलेशन समझ में आ गया होगा। क्या होता है? सजीवों में शरीर में जिस प्रक्रिया द्वारा जल का संतुलन बढ़ता है उसे ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। और शरीर में जो रहता है आपका सजीवों के शरीर में उत्सर्जन और ऑस्मोरेगुलेशन की प्रक्रिया जो है क्या होती है? साथ साथ होती है। उत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों और मानव शरीर में दोनों में होता है। उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है यह पौधों में भी होता है और मानव शरीर दोनों में होता है, परंतु अलग अलग तरीके से। मतलब उत्सर्जन की जो प्रोसेस होता है पौधे में अलग होता है और क्या है मानव में क्या होता है? अलग अलग प्रोसेस होता है क्या उत्सर्जन करने का। प्राकृतिक ने पौधे एवं जंतु यानी मानव को स्वयं इस प्रकार का सामंजस्य बिठाया है कि जंतुओं के लिए उत्सर्जन पदार्थ योग्य पदार्थ होते हैं, पौधों के लिए उपयोगी होते हैं, तथा जो पौधे के लिए उत्सर्जन योग्य होते हैं और जंतुओं के लिए उपयोगी होते हैं। ये बोला है कि प्राकृतिक ने इसने पौधों और जंतुओं के बीच में इस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया है कि जंतुओं द्वारा होने वाले उत्सर्जन पदार्थ वो पौधों के लिए उपयोगी होते हैं और पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाला पदार्थ वो जंतुओं के लिए उपयोगी होते हैं। इस तरह से प्राकृतिक ने संतुलन को बैठाया है। अब देखिए दो प्रकार के होते हैं मेटाबॉलिज्म। यहाँ थोड़ा अलग चीज देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है केटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, दो होते हैं, एक केटाबॉलिज्म हो जाएगा और एक होगा एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में क्या होता है कि मतलब समझ लो केटा मतलब काटना, यानी बड़े बड़े अणु जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं, उसको बोलते हैं केटालिज्म। और एनालिज्म क्या आता है? जैसे इसका एग्जांपल है कि जो स्टार्च हम लोग खाना खाते हैं वो क्या करते हैं? स्टार्च जो है वो छोटे छोटे भाग में टूट करके क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये इसका एग्जांपल है केटाबॉलिज्म का। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो जैसे छोटे छोटे पदार्थ जो मिल के
एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में क्या करता है, वही अमीनो अम्ल का निर्माण होता है और अमीनो अम्ल से क्या बनता है, प्रोटीन जुड़ के प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो कैटाबोलिज्म का मतलब है कि बड़े बड़े अणु को तोड़ के छोटे छोटे अणु में करना। जैसे होता है स्टार्च क्या आता है, एक बड़ा अणु होता है, इसको तोड़ के किसमें करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और एनाबोलिज्म का मतलब होता है कि छोटे छोटे पार्ट को जोड़ करके एक क्या करता है, बड़े भाग का निर्माण करना। ये इसका एग्जाम्पल है। एमिनो अम्ल मिलकर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आपको समझ में आ गया कैटाबोलिज्म मतलब काटना समझ लीजिए, बड़े बड़े भाग को छोटा करना, एनाबोलिज्म छोटे भाग को बड़ा करना होता है। चलिए पौधों में उत्सर्जन पदार्थ देखते हैं कि कैसे क्या करते हैं। पौधों में जो उत्सर्जित पदार्थ बहुत कम ही मात्रा में बनते हैं। क्या उत्सर्जित पदार्थ जो पौधों में होता है बहुत कम मात्रा में बनते हैं और इनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, वो धीरे धीरे होता है। पौधों में उत्सर्जन पदार्थ कम मात्रा में बनते हैं, इनका निर्माण जो होता है धीरे धीरे होता है। पौधों में जंतुओं के बहुत ही उत्सर्जित योग्य पदार्थ को बाहर निकालने हेतु कोई उत्सर्जन अंग नहीं होता है। अगर पौधों में बात की जाए कि कोई उसके लिए स्पेशल क्या होता है, आपका उत्सर्जन तंत्र या अंग नहीं होता है। जो पौधे क्या करते हैं, अपने उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं, जैसे मानव में उत्सर्जन के लिए अंग होता है। पौधों में उत्सर्जन सिस्टम का नामक कोई रचना नहीं है, यानी ये बोल सकते हैं कि उत्सर्जन तंत्र नामक कोई इसमें सिस्टम नहीं होता है। पौधों में, मानव में क्या होते हैं, पौधों में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन योग्य पदार्थ निम्नलिखित तरीके से बाहर निकलते हैं। जैसे पौधों में जो अवशिष्ट पदार्थ है या उत्सर्जन योग्य जो उत्सर्जन करते हैं वो किस तरह से बाहर निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे पौधों में बनने वाला गैसीय अवशिष्ट पदार्थ, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है और जलवाष्प को पौधे रंध्र द्वारा जलवाष्प को पौधे जो है रंध्र द्वारा और वातरंध्र द्वारा क्या करते हैं, विसरण की विधि से वायुमंडल में निष्कासित करते हैं। जैसे जलवाष्प जो होता है, ये पत्नी में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं और तना में क्या होते हैं, वातरंध्र। ये क्या करते हैं, जलवाष्प के रूप में जैसे पानी का क्या करते हैं, वाष्पीकरण करते हैं, जिससे इस विधि द्वारा तो विसरण की विधि द्वारा वायुमंडल में मुक्त करते हैं। ये क्या है, इनके लिए अवशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जन योग्य पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जलवाष्प हो गया। ठीक है, पौधों में ये आपका हो गया जलीय। ये अगर पौधों में बात की जाए कि ठोस द्रव अवशिष्ट पदार्थ नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ठोस और द्रव अवशिष्ट पदार्थ होते हैं। जैसे अगर गैसीय पदार्थ की हम देख लें, गैसीय पदार्थ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन देख लीजिए, जलवाष्प गैस के माध्यम से बाहर निकलते हैं। अगर ठोस और द्रव अवशिष्ट पदार्थ की बात देखें तो टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, गोंद हो गया, लैक्टेस हो गया, वो पौधे और पत्तियों लैक्टेस पौधों पत्तियों छालों तथा फलों के रूप में क्या करते हैं, संचित करते हैं। ये जो ठोस और द्रव के रूप में अवशिष्ट जो पदार्थ होता है, जैसे टेनिन के रूप में, रेजिन के रूप में, गोंद के रूप में, लैक्टेस के रूप में, पौधे जो है लैक्टेस को पौधे पत्तियों में, छालों में या फलों के रूप में संचित करते हैं। ये ठोस है। और ये क्या करते हैं, अवशिष्ट पदार्थ को क्या करते हैं, पत्तियों को गिराकर या छाल को छुड़ाकर, फलों को गिराकर पौधे इन ठोस और द्रव अवशेषों को क्या करते हैं, छुटकारा पा लेते हैं। तो ठोस और द्रव के रूप में अवशिष्ट पदार्थ कौन कौन है, टेनिन है, रेजिन है, गोंद है, लैक्टेस, छाल हो गया, फल हो गया, ये सब क्या है, अवशिष्ट पदार्थ है या उत्सर्जन योग्य पदार्थ है, जिससे पत्ती को गिरा करके, छाल को चुरा करके, फलों को गिरा करके इससे क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। अगर जलीय पौधे की बात की जाए तो उत्सर्जित पदार्थ में विसरण विधि द्वारा सीधे जल में निष्कासित है। जलीय पौधे की अगर बात की जाए तो जलीय जो पौधा उत्सर्जित पदार्थ को विसरण विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा ही किसमें कर देते हैं, जल में निष्कासित कर देते हैं। किसमें करते हैं, जल में निष्कासित कर देते हैं। तथा कुछ स्थलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थ को मृदा में निष्कासित करता है। अगर स्थलीय पौधे कुछ देखा जाए तो उसमें क्या करते हैं, उत्सर्जित पदार्थ को कुछ मृदा में भी निष्कासित कर देते हैं। जैसे में आपका हम दलहन पौधे को देखेंगे तो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो हम मिट्टी में क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। इतना समझ में आ गया। पौधों में जंतुओं का भौतिक वास्तविक उत्सर्जन नहीं होता है। अगर जंतुओं की बात की जाए तो पौधों में जंतुओं की तरह क्या आता है, वास्तविक जो है उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है। क्योंकि पौधे में ऐसे पदार्थ बनते हैं जो पौधों के लिए अनुपयोगी होते हैं, परंतु यह अनुपयोगी पदार्थ पौधे के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। देखिए पौधे में ऐसे पदार्थ बनते हैं जो क्या होते हैं, आपका अवशिष्ट पदार्थ तो होते हैं लेकिन वो क्या होता है, हानिकारक नहीं होते हैं। लेकिन मानव में कुछ ऐसे पदार्थ जिसको निकालना ही जरूरी होता है, वो क्या होता है, हमारे लिए हानिकारक होता है। अब देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन पदार्थ की बात करते हैं। तो जंतुओं में उत्सर्जन होने वाले के लिए मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं। जंतुओं में जो उत्सर्जन होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, तो आपका मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त है। जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल, ये क्या होते हैं, आपका मुख्य रूप से अमोनिया पदार्थ होता है और अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो हानिकारक होता है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में अमोनिया जंतुओं के सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर अमोनिया की बात की जाए
जंतुओं में सबसे ज्यादा खतरनाक है अमोनिया। यह अमोनिया जंतुओं के शरीर में अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है। ये जो अमोनिया जो है मानव में जो है, ये जंतुओं के अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन जो बनता है तो अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल, ये दोनों के ऑक्सीकरण से क्या होते हैं, अमोनिया बनता है। किससे बनता है अमोनिया? तो अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल के ऑक्सीकरण से बनता है। अगर जंतुओं में उत्सर्जन युक्त पदार्थ के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक क्या होता है? ये नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया के रूप में जो उत्सर्जित करते हैं उसी को बोलते हैं अमोनियोटेलिक। जैसे में आपका जितना भी होगा, एक कोशिकीय जलीय कोशिकीय जीव हो गया, आपका जलीय कीट हो गया, स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, मछली हो गया, ये सब किसके रूप में अपने उत्सर्जित पदार्थ को निकालते हैं? तो अमोनिया के रूप में। आपका मेढक के टैडपोल लार्वा हो गया, ये सब क्या है? तो अमोनिया के रूप में अपने उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं। यूरियोटेलिक होता है नाइट्रोजन जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं। यूरिया के उसको बोलते हैं यूरियोटोलिक। जैसे आपका मानव जो है, जितने भी आपका एम्फीबिया वर्ग के होंगे, वयस्क जीव होंगे, स्तनधारी जीव होंगे, जैसे में मानव हो गया, आपका मानव किसमें आता है? यूरियोटेलिक। हम लोग जो उत्सर्जित पदार्थ निकालते हैं वो किसके रूप में निकालते हैं? यूरिया के रूप में। अगर यूरियोटेलिक की बात की जाए तो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थ यूरिक अम्ल के रूप में, उत्सर्जित करते हैं, उसको बोलते हैं यूरोपोटेलिक। ठीक है। जैसे आपका सरीसृप हो गया, स्थलीय कीट हो गया, पक्षी वर्ग हो गए और यूरोपोटेलिक श्रेणी में आता है। जैसे एग्जाम्पल में पूछ देगा कि पक्षी वर्ग किस प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ को उत्सर्जन करते हैं, तो दे देगा आपको एग्जाम्पल में अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरोपोटेलिक। तो ये पक्षी क्या करते हैं? यूरोपोटेलिक। यूरिया में हम लोग क्या है? हम लोग यूरिया में आ जाएंगे, पक्षी आएंगे, सरीसृप आएंगे, स्थलीय कीट आएंगे, वो किस में आ जाए? यूरोपोटेलिक में आ जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें से आपको यही पूछा जाता है कि कौन से जो है आपका यूरिया जनरेट करते हैं, उत्सर्जन करता है, या आपका यूरिक एसिड करता है, या अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करता है। तो अगर जितना भी जलीय कीट होगा वो किसके रूप में? अमोनिया के रूप में। मछली किसका है? तो अमोनिया के रूप में। तो आपको थोड़ा याद रखना है, एग्जाम्पल मछली याद रख लीजिए, मानव याद रख लीजिए और पक्षी याद रख लीजिए, आपको ध्यान में रखना है। उपयुक्त उत्सर्जित पदार्थ के अलावा अनार्थी और गुआनिन नामक उत्सर्जित पदार्थ भी निकलते हैं। जैसे पक्षियों तथा मकड़ी के शरीर से उत्सर्जित होते हैं। ठीक है। पक्षियों और मकड़ी के शरीर से क्या होते हैं? अनार्थी और गुआनिन पदार्थ निकलते हैं। तो ये भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब आते हैं विभिन्न प्रकार के जंतुओं को उत्सर्जन हेतु अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं। जैसे जंतुओं में क्या, पौधों में क्या था? कोई उत्सर्जन अंग नहीं था, लेकिन पौधे में क्या होते हैं? उत्सर्जन अंग होते हैं। जीवों में उत्सर्जन की क्रिया और कोशिका के सतह से विसरण विधि द्वारा आता है। अगर जीवों में उत्सर्जन की जो क्रिया हो, कोशिका सतह के विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा। तो इसमें देख लेते हैं कि जंतु जगत में और फाइलम के जीवों में पाए जाने वाले उत्सर्जित अंग कौन कौन से हैं। तो आपको यही एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा किसका उत्सर्जित अंग होता है। जैसे में कार्डेटा क्या है? मनुष्य का उत्सर्जन अंग क्या है? किडनी क्या करता है? उत्सर्जित पदार्थ को जनरेट करता है। आर्थ्रोपोडा में क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा कीट मकड़ी क्या है? यह है कौन? कीट मकड़ी। आपको ये देखिए, कीट मकड़ी एक अलग टाइप का है, तो ये आपको गुआनिन में उत्सर्जित पदार्थ निकालता है। और इनका जो जो आपका तंत्र है, अंग है, अंग का नाम क्या है? मालपीजियन नली। मालपीजियन नली द्वारा क्या करते हैं? आर्थ्रोपोडा में कीट मकड़ी अपने उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं। केंचुआ और जोंक ये क्या है? नेफ्रीडिया के द्वारा आपको बाहर निकालते हैं। आपको प्लेटिहेल्मिन्थ की फ्लेम कोशिका होता है। फ्लेम कोशिका किसमें होता है? आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि प्लेटिहेल्मिन्थ जो है फ्लेम कोशिका द्वारा अपने उत्सर्जित पदार्थ को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें, पेरिफेरा की बात करें और सेंट्रेटा की बात करें, तो ये कोशिका के सतह या देह भित्ति से क्या करते हैं? विसरण विधि द्वारा अपने उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं। तो इसमें से आपको याद रखना है, जैसे आपका मोलास्का में क्या होगा? नेफ्रीडिया हो गया, आपका ब्रिक या केवल अंग द्वारा एक उत्सर्जन पदार्थ को निकालते हैं। मानव में क्या हो गया? किडनी द्वारा। आर्थ्रोपोडा में मालपीजियन नली के द्वारा उत्सर्जन पदार्थ निकालते हैं। अब देखते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र की बात देखते हैं, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मानव में क्या होता है? एक विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है। मानव क्या होता है? एक विकसित उत्सर्जन तंत्र होता है। मानव के विकसित उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो एक जोड़ा आपका किडनी आएगा, एक जोड़ी मूत्र वाहिका नली, एक मूत्राशय यानी यूरिनी ब्लैडर, और एक क्या है? मूत्र नली यानी यूरेथ्रा। किडनी कितने हैं? 2। यूरेटस कितने हैं? यूरेटस कितने हैं? आपका 2। और यूरिनरी ब्लैडर कितने होते हैं? 1। और यूरेथ्रा कितने होते हैं? 1। आपको एग्जाम में पूछा सकता है कि कौन जोड़े में पाए जाते हैं, तो आपको किडनी जोड़ा में पाया जाता है, आपका यूरेटस कहते हैं जोड़े में पाए जाते हैं। ठीक है।
चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नर मानव मेल में उत्सर्जन और प्रजनन मांग क्या होता है, एक ही होता है। मादा में क्या होता है आपका फीमेल है, उत्सर्जन पदार्थ और प्रजनन मांग क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर मेल की बात की जाए तो मेल में जो उत्सर्जन पदार्थ होते हैं, जो गैमेट्स आपका स्पर्म को निकालते हैं, और आपका उत्सर्जन पदार्थ, दोनों का क्या होता है, एक ही अंग होता है। लेकिन अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में आपका उत्सर्जन अंग और प्रजनन मांग यह क्या होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों के लिए अलग अलग अंग हैं, क्योंकि मानव क्या है, एक ही अंग है। अगर मानव वृक्क की बात की जाए, किडनी की संरचना के बारे में पता है कि किडनी की क्या होते हैं। तो किडनी क्या होता है आपको बताया है, एक जो किडनी होता है, किडनी का जो कलर होता है वह ठोस गाढ़े भूरे रंग लाल गाढ़े भूरे लाल रंग की होती है। किडनी क्या होता है, ठोस गाढ़े भूरे लाल रंग की होती है। अगर आकृति की बात की जाए तो आकृति इसका कैसा होता है, सेम के बीच के समान होता है, सेम के बीच के समान होता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई जो है 5 से 7 सेंटीमीटर होता है, और मोटाई की बात की जाए 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होते हैं, किडनी की मोटाई होती है। अगर प्रत्येक किडनी के जो भार देखा जाए तो 120 से 70 ग्राम होता है। तो प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है, 120 से 170 ग्राम होता है। किडनी में बाहरी उत्तल जो है आपका कॉन्वेक्स की तरफ होता है, और भीतरी आपका सतह जो है वो किसकी तरफ, कॉनकेव की तरफ होता है। किडनी के भीतर जो है, देखिए किडनी क्या है, किडनी का जो बाहरी है, जैसे आप अगर नहीं आ रहा तो आपको हम समझा देते हैं किस तरह से किडनी क्या करता है, काम करता है। जैसे आपका ये हो गया किडनी, ये हो गया किडनी, ठीक है, ये सेम का बीच क्या हो गया, और ये हो गया किडनी। तो ये बोल रहा है कि बाहरी भाग जो है ये क्या है, बाहरी भाग उत्तल है, यानी उत्थल 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 को ही बोलते हैं उत्तल। तो इसको बाहरी भाग से क्या होता है, उत्तल हो गया, और ये अंदर की जो धता हो गया अवतल हो गया, अंदर की धता का पद क्या होता है, अवतल होता है। किडनी के भीतरी सतह अवतल सतह पर हाइलम होता है, ठीक है। ये क्या होगा, एक प्रकार का इसमें क्या होता है, हाइलम होता है, ठीक है। हाइलम क्या है, भीतरी सतह पर एक हाइलम, भीतरी अवतल सतह को क्या कहता है, हाइलम कहता है। जो भीतरी सतह है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइलम, ठीक है, हाइलम बोलते हैं। हाइलम के भीतर पाए जाने वाले कपों के, पाए जाने वाले कीप के समान रचना को पेल्विस कहते हैं। कि जो कीप के समान रचना होता है उसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। जैसे इसके अंदर क्या होगा, एक ऐसा संरचना होता है, ठीक है, ये ऐसा संरचना होता है जैसे जो होता है, और इसमें भी क्या होता है, ऐसा ऐसा संरचना होता है जैसे इधर, इसको बोलते हैं पेल्विस, ठीक है। किडनी के हाइलम वाले भाग से ही वृक्क धमनी और किडनी में प्रवेश करती है। इससे क्या होता है, हाइलम से क्या करता है आपका, इधर से प्रवेश करता है, और ऐसे देख लेते हैं, इधर से क्या होगा आपका, इधर से प्रवेश करेगा, और इधर से क्या होगा आपका, इधर आपका इसमें भी क्या होगा, एक प्रवेश करेगा, और इधर से भी क्या होगा, एक प्रवेश करेगा, और एक क्या होगा आपको बाहर निकलेगा। तो एक से क्या आते ब्लड आते हैं, एक से फिल्टर होकर बाहर जाते हैं। इसी तरह से इसमें भी एक से ब्लड आता है और एक से क्या आता है, बाहर जाता है, ठीक है। तो यही एग्जाम पोस्ट बोल रहा है कि आपको क्या होते हैं, आपको बोल रहा है कि इसमें वृक्क धमनी, वृक्क जो धमनी होता है, रीनल आर्टरी से किडनी में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तथा वृक्क शिरा से बाहर निकलती है। ये क्या है आपको, वृक्क शिरा से आपको बाहर नहीं, यहाँ आपका वृक्क शिरा से आपको इंटर करती है ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या करती है, धमनी नहीं, आपका रीनल आर्टरी है। हाँ, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि रीनल आर्टरी जो है, जनरली जो आर्टरी धमनी में जो होते हैं वह शुद्ध रक्त होता है। लेकिन एक अपवाद में है, जो रीनल आर्टरी है, आपको अपवाद में रीनल आर्टरी से क्या करते हैं, किडनी में आपका ब्लड घुसता है। आपको ध्यान रखना है, ये धमनी से जो आपका आर्टरी से जो ब्लड प्रवाहित होता है वह शुद्ध होता है, लेकिन ये अपवाद में है। उसी तरह अगर रीनल वेन की बात की जाए तो रीनल वेन से क्या होता है, इसमें अशुद्ध रक्त रहते हैं, लेकिन जो इससे जो ब्लड निकलता है वो किसके द्वारा जाता है, तो आपका रीनल वेन के द्वारा क्या आता है, ब्लड बाहर निकलता है। यह अशुद्ध होना चाहिए, जितने भी वेन में आपका ब्लड का जो प्रवाह होता है वो अशुद्ध रहता है। लेकिन एक अपवाद में रीनल वेन और रीनल आर्टरी है, तो आपको ध्यान रखना है कि रीनल आर्टरी में कैसा आता है, अशुद्ध ब्लड, और रीनल वेन में कितना, शुद्ध ब्लड। तो ये क्या है, शुद्ध ब्लड है किडनी में एंट्री करती है, लाल रंग से एंट्री किया, और वृक्क शिरा के थ्रू क्या हुआ, आपका ब्लड बाहर निकलता है। किडनी के हाइलम वाले भाग को मूत्र वाहिनी नली के द्वारा, हाइलम जो भाग होता है वह क्या होता है, यहीं से आपका एक मूत्र नली के, यहीं से क्या होगा आपका एक, यहीं से एक आपका जो है, यहाँ से एक मूत्र की तरफ आपको यहाँ से निकला हुआ रहेगा इधर से, ठीक है। तो ये आपका हो गया मूत्राशय की तरफ, ठीक।
आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं से क्या होता है, मूत्र वाहिका नली निकलती है, जिससे मूत्राशय से जुड़ा होता है। ठीक है। किडनी के बाहरी पर तो संयोजित ऊतक आरक्षित पेशी का बनता है। किडनी की बात की जाए तो बाहरी जो संयोजित ऊतक होता है वो किसका बनता है, आरक्षित पेशी का बना होता है। इसे बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ये कैप्सूल है। अगर बाहर की जो बात की जाए तो बाहरी एक ऊतक है, समझो तो ये क्या है आपका, इस प्रकार का आरक्षित ऊतक से बना हुआ है। इससे बना हुआ है, आरक्षित ऊतक से बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका कैप्सूल। इसी तरह से इसमें भी क्या होगा, बना होगा, इसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है। किडनी के आंतरिक भाग दो स्पष्ट भागों में बटा होता है। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला बोलते हैं। अगर किडनी की बात की जाए तो इसके अंदर जो है दो भाग में बटा होता है, एक बोलते हैं आपका कॉर्टेक्स और एक बोलते हैं मेडुला। ठीक है। तो ये आपका बाहर का जो पार्ट होता है, बाहर का जो पार्ट होगा ये मेडुला हो जाएगा, और ये जो अंदर का पार्ट होगा ये क्या होगा, कॉर्टेक्स होगा। समझ में आ गया। किडनी के मेडुला का भाग 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचनाओं के द्वारा होता है। इसे वृक्क शंकु कहते हैं, पिरामिड ऑफ किडनी। ये क्या है आपका, जो निर्माण किडनी के मेडुला भाग का जो निर्माण होता है वो किस होता है, 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचना से बना होता है। प्रत्येक किडनी की सूक्ष्म लंबी कुंडली नली आपका पाई जाती है। इसमें क्या है, कुंडलित नली पाई जाती है, इसे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन आपको किडनी की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होता है, तो नेफ्रॉन। किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन होता है, नेफ्रॉन। आपको याद रखना है। और एक किडनी के लगभग 1 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। एक किडनी में कितना नेफ्रॉन पाया जाता है, 1 लाख। नेफ्रॉन का जो व्यास होता है 20 से 60 माइक्रोमीटर होता है, और इसकी लंबाई होता है 3 से आपका 3.5 सेंटीमीटर तक होता है। नेफ्रॉन की संरचना जो है वो 5 भागों में बटी होती है, जिसको पहले बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, सम्मिश्र कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, और ध्वस्त कुंडली नलिका और संग्राहक नली। ये जो है वो किसमें भागा होता है, 5 भाग में। पहला है बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा है सम्मिश्र कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, ध्वस्त नलिका और संग्राहक नली। जैसे आप एक थोड़ा फोटो में समझ लेते हैं मोटा मोटी। जैसे एक आपका ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल हुआ, बोमेन कैप्सूल से ये जो है इस तरह से मान लो कि पाइप है, इस तरह से इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कैप्सूल हो गया। इससे क्या होगा आपका, इस तरह से ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है। ये 5 भाग में हो गया। पहले आपका ये जो हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका बोमेन कैप्सूल हो गया। ये क्या हो गया, बोमेन कैप्सूल हो गया। ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, एक संरचना पाई जाती है, इसको आपको क्या बोलते हैं, ग्लेरुमस। ये जो इसका जो संरचना की बात करते हैं तो संरचना में देखिए ऐसा ऐसा क्या आता है, ये आपका इस तरह से बना रहता है आपका, जो क्या करते हैं, इसका नाम है ग्लेरुमस। ग्लेरुमस होता है बोमेन कैप्सूल में, और इसी में क्या होता है आपका धमनी आता है, और धमनी से क्या होता है, इसी से कहलाता है ब्लड का फिल्टर, यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है। और ये आपका हो गया ये आपका समम कुंडला हो गया, कुंडलित नलिका हो गया। फिर ये आपका हो गया हेलने का लूप, ये हो गया हेलने का लूप हो गया। ये आपका ध्वस्त कुंडली का नलिका हो गया, और ये आपका हो गया संग्राहक नली। ये क्या होगा, संग्राहक नली। तो इस तरह से क्या आता है आपका किडनी नेफ्रॉन का संरचना होता है। रक्त से यूरिया अलग कर, रक्त क्या करता है, यूरिया को अलग कर मूत्र का निर्माण करता है। ये रक्त से यूरिया अलग करके मूत्र का निर्माण होता है, और यह जो कार्य होता है किसी नेफ्रॉन के द्वारा ही संपन्न होता है। वृक्क धमनी, यह वृक्क धमनी किडनी में यूरिया रक्त लेके का प्रयोग करता है। मैं बताया कि धमनी से क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है, अशुद्ध रक्त आते हैं। धमनी से क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या मिलते हैं। और जनरली हम जानते हैं कि जो अशुद्ध रक्त जो होता है वो सीधा लेके जाता है, लेकिन यह बाद में रीनल आर्टरी से किडनी में क्या आता है, यूरिया युक्त ब्लड आते हैं, और पुनः शुद्ध होकर वृक्क शिरा के द्वारा, रीनल वेन के द्वारा क्या करते हैं, किडनी से बाहर निकलते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। शुद्ध ये आपको अपवाद में आता है, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। नेफ्रॉन के अग्र भाग की संरचना जो है कप के समान होती है। अग्र संरचना देख लीजिए क्या है, कप के समान है। ठीक है। इसे ही बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल में एक वृक्क जैसी शाखाएं कोशिका नलियों का गुच्छा होता है, एक प्रकार गुच्छा होता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लेनुमस कहते हैं। ये क्या है, ग्लेनुमस हो गया। रक्त छाने की प्रक्रिया जो है नेफ्रॉन के ग्लेनुमस की प्रोसेस में होता है। अगर रक्त छाने की प्रक्रिया होता है किसमें होता है, ग्लेनुमस में होता है।
ग्लूकोज का एक सिरा वृक्क धमनी से जुड़ा होता है। एक सिरा किससे जुड़ा होता है? आपका ग्लूकोज का एक सिरा जो है आपका वृक्क धमनी से जुड़ा होता है, और एक जो सिरा होता है आपका आर्टरी किससे? सिरा अभिवाही धमनिका से जुड़ा होता है। एक जो सिरा होता है वृक्क धमनी से जुड़ा होता है, एक आपका सिरा अभिदायी धमनिका से जुड़ा होता है, ठीक है। और ग्लूकोज का दूसरा सिरा जो है आपका अपवाही धमनिका से जुड़ा होता है या वृक्क सिरा से जुड़ा होता है। मतलब क्या है कि आपका एक सिरा वृक्क धमनी से जुड़ा होगा, और यह सिरा जो है अभिवाहिका धमनिका कहलाता है। ये क्या कहता है? अब सिरा अभिवाहिक धमनिका कहलाता है। यानी ये समझिए कि आपका ब्लड का फिल्टर होगा, धमनी में ब्लड आता है और वृक्क सिरा से ब्लड का यहाँ से निकल जाता है। रक्त से यूरिया का अलग करने और मूत्र का निर्माण होने में हमको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। जब रक्त से जो यूरिया जो बाहर निकलता है उसका प्रोसेस 3 है, कैसे कैसे निकलता है। तो पहले समझते हैं, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि ग्लोरस में उच्च दाब का संपन्न होता है। यह आपका बोमेन कैप्सूल में जो बोमेन कैप्सूल ग्लोरोमस में होता है, यह उच्च दाब पर संपन्न होता है। इस प्रक्रिया में रक्त के यूरिया ग्लूकोज लवण छानकर बोमेन कैप्सूल के दीवारों को छानते हुए वृक्क नलिका में आ जाता है। इसमें आता है वृक्क नलिका में, और रक्त में स्थित प्रोटीन के लिए बोमेन कैप्सूल दीवार और प्रगम है, और इस कारण से रक्त से प्रोटीन नहीं छन पाता। रक्त क्या होता है? प्रोटीन नहीं छन पाता। किडनी द्वारा प्रति मिनट फिल्ट्रेट रक्त छानने की जो मात्रा है वो किस पर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कहलाता है। अगर आपको कितने मिनट में कितना रक्त छानता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट रेट, यानी GFR। एक व्यक्ति जो है GFR होता है 125 ml प्रति मिनट, और दिन भर में 180 लीटर प्रति क्या आता है? ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। और आपका मनुष्य के दोनों किडनी में प्रतिदिन कम से कम 12 से 1500 ml रक्त गुजरता है दोनों किडनी से। परंतु मनुष्य के दोनों किडनी से प्रति मिनट कितने आता है? तो 12 से 1500 मिनट क्या होता है? ब्लड गुजरता है। आपको इतना समझ में आएगा। आप देखिए ट्यूबुलर पुनर्श्वसन क्या होता है? ग्लोरस फिल्टर जब वृक्क नलिकाओं से होकर गुजरता है, क्या है? वृक्क नलिका, ये आपका वृक्क नलिका जो है इससे जब गुजरता है तो इसमें क्या होता है कि वृक्क नलिकाओं के विभिन्न भाग की कोशिकाओं, जैसे आपका उपयोगी पदार्थ ग्लूकोज है और आयन हो गया, अतिरिक्त जल का क्या होता है? पुनर्शोषण कर लिया जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पदार्थ का 99% भाग जो अवशोषित कर देता है, लेकिन 1% भाग जो है मूत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, और यह प्रति मिनट 1 ml मूत्र का निर्माण करता है। यह वृक्क नलिका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वह पदार्थ का 99% क्या करता है? अवशोषित कर देता है, लेकिन 1% जो होता है वो मूत्र के रूप में अवशोषित करता है। प्रति मिनट जो आपका 1 ml मूत्र का निर्माण होता है। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात करते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या होता है? मूत्र निर्माण के दौरान नेफ्रॉन की नलिका में आपका क्या क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम आयन जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या है कि जो मूत्र के साथ मिल जाते हैं, इससे फायदा है कि आपका मूत्र नली में जो होता है वह सूजन नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए क्या है? आपको हाइड्रोजन प्लस आयन के रूप में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम को क्या करता है? स्रावित करता है। तो फिर 3 चरणों पूरा होने के बाद रक्त से अतिरिक्त यूरिया बाहर निकल जाता है तथा मूत्र का निर्माण हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। मूत्र जो है मूत्र वाहिका नली के द्वारा मूत्राशय में आ जाते हैं और मूत्राशय द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह कुशल की क्रिया हमारे बॉडी में संपन्न होती है। और मनुष्य में जो मूत्राशय होता है 25 से 300 ml मूत्र जमा हो सकते हैं, परंतु 150 ml मूत्र जमा होते ही मूत्र त्याग की इच्छा होती है। हमारे मैक्सिमम कितना 250 से 300 ml क्या होता है? मूत्र जमा हो सकता है, लेकिन अगर 150 ml भी हुआ तो हमें मूत्र की इच्छा त्याग उत्पन्न हो जाती है, और इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। तो आपको इतना समझ आ गया। तो मानव मूत्र में बात की जाए तो मानव मूत्र में क्या क्या होते हैं? तो मानव मूत्र में ये हल्का क्या होता है? गंध युक्त होते हैं। एक विशेष प्रकार गंध होता है, जल्दी तरल होते हैं, जो हल्के पीले रंग का होता है। और मनुष्य प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर क्या करता है? मूत्र का त्याग करता है। मानव मूत्र का विशिष्ट घनत्व की बात की जाए तो आपका 1.1015 से 1.025 तक होता है। ये आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि मूत्र में कितना परसेंट जल होता है? 96% जल होता है। शेष जल 4% ठोस पदार्थ होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे में आपका 2% में क्या हो जाएगा? यूरिया। यूरिया की मात्रा जो है 2% होती है, और शेष जो है 2% जो है यूरिक अम्ल, अमोनिया, क्रिएटिनिन, लवण और कुछ मिनरल्स होते हैं। यानी 96% की बात करते हैं तो 96% क्या होते हैं? जल होते हैं, और 2% ठोस पदार्थ होते हैं
2% क्या होगा, यूरिया होगा, और 2% यूरिक अम्ल, अमोनिया, लवण और अन्य पदार्थ मिले होते हैं। अगर मूत्र के पीएच मान की बात की जाए तो मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है, तथा यह अम्लीय होता है। यह क्या होगा, अम्लीय होगा। और इसका पीएच मान जो होता है मूत्र, इसका रेंज की बात की जाए तो 4.5 से 8.2 तक रेंज होता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि मूत्र का पीएच मान जो होता है आपका 6 होता है। ठीक है, यह 6 होगा, इसके मतलब क्या होगा, यह आपका अम्लीय होगा। मूत्र में यूरिक अम्ल की समान मात्रा 0.0 से 3 मिलीग्राम पर 100 ml पे होता है आपका यूरिक अम्ल की समान मात्रा। और प्रतिदिन जो है आपका 1.5 से 2 मिलीग्राम यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। मूत्र का पीला रंग जो होता है वो एक तीसरे प्रकार का रंजक पाया जाता है, उसको बोलते हैं यूरोक्रोम। तो मूत्र का अगर पूछे एग्जाम में कि मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। अगर मूत्र त्याग का मात्रा अगर बढ़ना है उसको बोलते हैं डायलिसिस। अगर मूत्र आपका बार बार मूत्र लग रहा है तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, जो पदार्थ मूत्र त्याग की मात्रा को बढ़ाते हैं उसको डायरेटिक बोलते हैं, डायरेटिक पदार्थ बोलते हैं। और बार बार जो मूत्र की त्याग करने की इच्छा होती है उसको डायलिसिस बोलते हैं। यूरिया तथा ग्लूकोज में क्या होता है, यूरिया और ग्लूकोज में होता है डायरेटिक पदार्थ पाया जाता है। यानी मूत्र क्या होगा, यूरिया जैसे ग्लूकोज पदार्थ हम खाते हैं उसमें क्या होता है वो डायरेटिक पदार्थ है, यानी मूत्र बार बार मूत्र की मात्रा जो त्याग करने की मात्रा है वह बढ़ जाएगी। मूत्र त्याग को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसको बोलते हैं डिस्केसिस। प्रोटीन युक्त भोजन के अभाव में उत्पन्न होता है। मूत्र ये कहता है आपको डिस्केसिस प्रोटीन के अभाव के कारण भी होता है, मतलब मूत्र त्याग की बार बार होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगर किडनी में अनियमितता होते हैं तो क्या क्या बीमारी उत्पन्न होती है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर अगर आपके किडनी में क्या क्या डिसऑर्डर होंगे तो कौन कौन सी बीमारी उत्पन्न होने का डर है। तो जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जब मूत्र में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है उसको बोलते हैं गाइडोसुक्रिया, ग्राइकोसूरिया बोलते हैं, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। अगर मूत्र की मात्रा में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है वो क्या होता है आपका गाइकोसूरिया होता है, जिससे डायबिटीज होता है। यूरेमा क्या है, यूरिया की मात्रा बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। यूरेमिया क्या है, अगर मूत्र की मात्रा बढ़ जाए, यूरिया में आपका मूत्र की मात्रा में यूरिया का मात्रा बढ़ रहा है, इसको यूरेमिया बोलते हैं। इसको क्या अनिवर्डिया बोलते हैं, क्योंकि संक्रमण या उच्च रक्तचाप के कारण जो है ग्लोमेरुलस में और बोलन कैप्सूल में क्या होता है, खराब हो जाता है। जिसमें हमारा ब्लड फिल्टर होता है वो ग्लोमेरुलस और बोलन कैप्सूल खराब होने से क्या होता है, रक्त छानने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होगा, धीरे धीरे होती है। और इस स्थिति को ओलिगोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिगोरिया। जब रक्त के छानने की प्रक्रिया रुक जाए उसको बोलते हैं एनोरिया। आपका एनोरिया और ओलिगोरिया, ओलिगा और ओलिगोरिया जो है आपका किससे खराब होने से होता है, तो आपके बोमेन कैप्सूल और ब्लड के खराब होने से होता है। आपका रक्त छानने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे क्या होता है आपका छानने की प्रक्रिया रुक जाती है, रुकने की प्रक्रिया को एनोरिया और कम होने की प्रक्रिया को ओलिगोरिया बोलते हैं। अगर आपका मूत्र में रुधिर कोशिका जैसे WBC, RBC और प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो उसको हेमोटूरिया बोलते हैं। हेमो मतलब होता है हीमोग्लोबिन, से समझ लीजिए, आपको याद करने का तरीका होगा। तो आपको WBC, RBC और प्लेटलेट्स की मात्रा जो है मूत्र में रुधिर कोशिका की उपस्थिति अगर हो रही है कि मूत्र में WBC, RBC आपका प्लेटलेट्स जा रहा है उसको बोलते हैं हेमोटूरिया। अब उसके बाद जब रक्त में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की अधिकता होती है, जब रक्त में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की अधिकता होती है तब मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है और इस स्थिति को एल्बुमिनुरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्बुमिनुरिया। ठीक है, इससे बीमारी होता है आपका नेफ्राइटिस नामक बीमारी होता है। इससे जब आपके रक्त में एल्ब्यूमिन प्रोटीन का मात्रा बढ़ जाता है तो मूत्र से बाहर निकलता है और इससे बीमारी फैलती है, उसको नेफ्राइटिस बोलते हैं। अब आते हैं मूत्र के साथ जब हीमोग्लोबिन गंधक बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनुरिया। क्या है, हीमोग्लोबिनुरिया। आपका जब मूत्र के साथ रक्त की आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा बाहर निकलता है उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसको किसको बोलते हैं, जब जल की मात्रा अधिक बाहर निकले, मूत्र के साथ जल अधिक मात्रा में बाहर निकलने लगे, इस स्थिति को डायबिटिक इंसिपिडस कहता है। डायबिटिक इंसिपिडस यह तब होता है जब हाइपोथैलेमस की ग्रंथि डेस्ट्रोफिन नामक हार्मोन को कम स्राव करते हैं। जैसे डेस्ट्रोफिन नामक स्राव हार्मोन कम करेंगे जिससे क्या होगा, व्यक्ति को बार बार मूत्र लगेगा, जिससे क्या होगा बॉडी से पानी की मात्रा कम हो जाएगी, इसी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस।
वैसोपिन की सुई लेने से यह समस्या दूर हो जाती है, जिसके कारण वैसोपिन हार्मोन एंटी डायबिटिक मूत्र रोकने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। यह क्या कहता है, डायबिटीज इंसिपिडस में हमारे बॉडी से सब ज़्यादा मात्रा में जल निकल जाते हैं, जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। और ये जो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा जो वैसोपिन हार्मोन निकाला जाता है वो कम स्राव होता है, जिससे क्या होता है हमको बार पेशाब लगता है। और इसको दूर करने के लिए हम वैसोप्रेसिन नामक सुई देते हैं, जो क्या करता है एंटी डायबिटिक है, जो मूत्र रोकने वाला हार्मोन इसको पाया जाता है, तो ये हमारे हार्मोन बढ़ा देता है। रीनल आपका करके क्या कहते हैं, रीनल कैल्काइन बोल रहा है आपका जब किडनी में अघुलनशील लवण जैसे कैल्शियम अम्ल जमा होने लगते हैं उसे बोलते हैं रीनल कैल्काइन। रीनल कैल्काइन से समान भाषा में पथरी कहते हैं। अगर हम किडनी में क्या है अघुलनशील लवण क्रिस्टल कैल्शियम अम्ल जब जमा होने लगेंगे तो उसको रीनल कैल्काइन बोलते हैं। अगर देहाती भाषा या मॉडल की भाषा में बात किया तो पथरी क्या है, तो रीनल कैल्काइन है, जिसमें क्या होता है आपके क्रिस्टल और कैल्शियम अम्ल जमा होने लगते हैं। कुछ विशेष परिस्थिति में किडनी कार्य बंद कर दे तो ऐसी स्थिति में किडनी का कार्य एक अति विकसित मशीन द्वारा किया जाता है। अगर मान लें किसी का किडनी काम कर बंद कर देता है तो उसको एक मशीन अति विकसित मशीन द्वारा किया जाता है, इसको बोलते हैं मशीन डायलिसिस या डायलिसिस मशीन। इस मशीन के में एक टंकी होता है और टंकी में क्या होता है एक डायलाइजर होता है। क्या होता है डायलाइजर, यह मशीन के कृत्रिम किडनी की तरह काम करती है। डायलाइजर जो होता है वो किसकी तरह काम करता है, तो कृत्रिम किडनी की तरह काम करता है। मशीन में निर्माण जो अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष में पानी साफ करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है अपने यूरिन को अपने मूत्र को क्या करते हैं साफ करके पीते हैं, परंतु असर तरीके से इसका इस्तेमाल करना चिकित्सक शरीर में आसपास चिकित्सक क्षेत्र में आलोक क्या है यूज होता है। डायलिसिस के समय रोगी के शरीर के रक्त धमनी से निकालकर, मतलब कहाँ होता है आपको पता होना चाहिए, धमनी में होता है, तो उसको रक्त निकाल को आपको 0 डिग्री सी तक ठंडा किया जाता है। ठीक है, आपको रक्त धमनी से ठंडा जाता है, फिर उसको डायलिसिस करके मशीन में भेज दिया जाता है। मशीन द्वारा रक्त शुद्ध होने के बाद उसको शरीर के तापक्रम में ले जाकर क्या करता है रोगी के शरीर के शिराओं में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो आपके क्या हो गया, धमनी से निकालकर आपका 0 डिग्री ठंडा कर दिया जाएगा, डायलिसिस करके मशीन में भेज दिया जाएगा, मशीन में डायलिसिस के लिए मशीन भेज दिया जाएगा और आपका शुद्ध कर दिया बॉडी टेम्परेचर पे ला के उसको क्या करता है शरीर के सीरम में भेज जाता है। इस तरह से क्या होता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया आपको हीमोडायलिसिस कराता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या होता है हीमोडायलिसिस कराता है। यह अत्यंत विकसित और खर्चीला विधि है। अगर हमारे बॉडी में देखा जाए कि बॉडी में कौन कौन से औषधि पदार्थ होते हैं, तो त्वचा, फेफड़ा और या लीवर और बढ़िया। त्वचा क्या करता है, इसमें आपका त्वचा में स्वेट ग्लैंड और सीरम ग्लैंड जो पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड से आपको क्या निकलता है, पसीना निकलता है, जो हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है नियंत्रित करता है और शरीर में जल लवण की मात्रा को भी नियंत्रित करता है आपका कौन सा स्वेट ग्लैंड। अगर सिर्फ मनुष्य के पसीने के जल लवण यूरिया अमीनो अम्ल आदि पाए जाते हैं। पसीने की प्रकृति कैसा होगा, अमीनो अम्ल होगा, यानी प्राकृतिक अम्लीय होगा। त्वचा के सीवा पदार्थ के कहते हैं तैलीय पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, जो हमारे बालों को चिकना और जल रोटी को बनाए रखने में क्या है सक्षम है। तो हमारा श्वेत ग्रंथि यानी श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है, पसीना निकलता है, जो हमारे शरीर का तापमान को बनाए रखता है और इसके दौरान जल लवण आदि पदार्थ बाहर निकलते हैं, जो कि इस प्रकार के होते हैं अम्लीय पदार्थ के होते हैं। ठीक है, और हमारा सीबम में तैलीय पदार्थ निकलता है, जो हमारे बालों को चिकना और जल बनाए। फेफड़ा की बात करते हैं तो फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और जलवाष्प जो है बाहर निकलता है और प्रतिदिन हम 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 400 ml जल शरीर से बाहर निकलता है। यकृत की बात की जाए तो पाचन के बाद अमोनिया की उत्पत्ति होती है और यकृत की बात की जाए तो पाचन के दौरान सबसे भयंकर हानिकारक पदार्थ अमोनिया निकलता है, जो हमारे शरीर में क्या होता है विषैला होता है। यकृत क्या करता है, इस विषैले पदार्थ को अमोनिया को यूरिया में बदलता है। क्या बदलता है, अमोनिया जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है उसको यकृत क्या करता है उसको यूरिया में बदल जाता है। यूरिया रक्त में आ जाता है और मूत्र के द्वारा क्या करता है यूरिया बाहर निकल जाता है। अगर बड़ी आदमी की बात की जाए तो बड़ी आदमी जैसे आपका लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट आदि जो अपच भोज्य पदार्थ को बड़ी आंत में मल के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो पाचन के दौरान बनने वाले अघुलनशील पदार्थ वगैरह जैसे लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट आदि जो अपच पदार्थ भोज्य पदार्थ मैंने जो पचा नहीं है हमारे लिए क्या है अपच भोज्य पदार्थ है, तो वह क्या होता है मल के द्वारा से बाहर निकल जाता है। तो
इस तरह से हम क्या कर लिए, आज का हम देखिए डिस्कशन ऑफ प्लांट एंड ह्यूमन, जब आपके मानव और पौधे में किस तरह से उत्सर्जन होता है। तो आज का नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।